जीआई ट्रैक के लिए अपना फूड किस किस में जाता है, सिर्फ ओरोफेरिंक्स में और इसमें लैरिंगोफेरिक्स में। उसके बाद तुम्हारी C6 से क्या होती है, C6 वर्टिब्रा से स्टार्ट होती है तुम्हारी ईसोफेगस। ठीक है, और वो कहाँ तक होती है, वो होती है भाई तुम मान लो T10 पे वो वर्टिब्रा को क्रॉस करती है T11 तक। ठीक है, T10 के मतलब T10 पे क्या करती है वर्टिब्रा पे, वो डायफ्राम को क्रॉस करती है ईसोफेगस। तो ये कुछ लैंडमार्क्स है जो तुम, ईसोफेगस स्टार्ट हुई है C6 से, ठीक है, वो एंड करती है T11 पे। ठीक है, T11 से तुम्हारा स्टमक स्टार्ट हो जाता है। फिर हम बात करें ईसोफेगस की थोड़ी डिटेल से। ईसोफेगस में क्या होता है, कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन बोले तो कि जहां पे ईसोफेगस बाकी पार्ट के कंपैरिजन में नैरो है। ठीक है, तो कहने का मतलब उनको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर हम ईसोफेगस के कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़े तो भाई वो सर्जरी के हिसाब से अलग है और एनाटॉमी के हिसाब से अलग। ठीक है, सर्जरी के हिसाब से 5 कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। ठीक है, एनाटॉमी के हिसाब से 3 कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो हम अभी फिलहाल एनाटॉमी के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे 3 कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। एक होता है भाई पहला कॉन्स्ट्रिक्शन जहां पे वो स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं सर्विकल वाला कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ होता है, थोरैक्स में। ठीक है, थोरैक्स में कहाँ पे, कि थोरैक्स में होता है जहां पे वो ट्रैकिया को क्रॉस करती है। ठीक है, ट्रैकिया भी कौन से, तुम्हारे लेफ्ट ब्रोंकस को। ठीक है, जहां पे लेफ्ट ब्रोंकस को वो क्रॉस करती है। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस याद रखना, राइट नहीं, लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, तो वहां पे सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन है, या कई बार इसको बोल देते हैं ये कॉन्स्ट्रिक्शन है भाई आर्च ऑफ ओटा की वजह से। ठीक है, आर्च ऑफ ओटा की वजह से है, या फिर इसको बोल देते हैं कई बार ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम की वजह से। याद है हमने पढ़ा था कि लेफ्ट एट्रियम का इनलार्जमेंट क्या कर देता है, डिस्फेगिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो सकती है अगर किसी का लेफ्ट एट्रियम का इनलार्ज हो गया है। ठीक है, तो सर्जरी वालों ने कुछ नहीं किया है। हम एनाटॉमी में पढ़ रहे थे कि भाई लेफ्ट ब्रोंकस से है, सर्विकल से है और डायफ्रामेटिक से, 3 कॉन्स्ट्रिक्शन है। सर्जरी वालों ने क्या किया कि भाई आर्च ऑफ ओटा से भी है और लेफ्ट एट्रियम से भी होता है। ठीक है, उन्होंने 2 चीज ऐड कर दी, 5 हो गई। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि थोरैक्स में ये एरिया अपने आसपास है। ठीक है, तीनों लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है, आर्च ऑफ ओटा और लेफ्ट एट्रियम आसपास का एरिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको मैं एक कॉन्स्ट्रिक्शन बोल रहा हूँ, थोरेसिक कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा है तुम्हारा, T10 पे है डायफ्रामेटिक। ठीक है, कि भाई डायफ्राम के वजह से है। तो एक काम करता हूं, मैं डायफ्राम का अभी बता देता हूं कि कौन सा स्ट्रक्चर डायफ्राम को कौन से लेवल पे क्रॉस करता है। ठीक है, ताकि तुम एक साथ अभी इसको लिख लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई डायफ्राम को कुछ चीजें हैं जो T8 से क्रॉस करती हैं, कुछ चीजें हैं जो T10 से क्रॉस करती हैं, और कुछ चीजें हैं जो T12 से क्रॉस करती हैं। ठीक है, क्रॉस करने को हम उसको क्या बोल सकते हैं, हयाटुस। ठीक है, कि भाई हयाटुस प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं डायफ्राम में। ठीक है, तो कहने का मतलब है T8 पे होते हैं मेरे भाई इंफीरियर वेना कावा का हयाटुस। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा T8 से क्रॉस करती है। ठीक है, साथ में कौन क्रॉस करता है इसके, साथ में क्रॉस करता है भाई राइट फ्रेनिक नर्व। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राइट फ्रेनिक नर्व कहां से क्रॉस करती है डायफ्राम को, तो वो करती है T8 से। ठीक है, हमने याद है तुम्हें, हमने पढ़ा था कि इंफीरियर वेना कावा के अंदर ड्रेन करती है हिपैटिक वेन T9 पे। याद आ रहा हो, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कार्डियो में कि T9 पे हिपैटिक वेन ड्रेन करती है इंफीरियर वेना कावा पे, और T8 में, T8 वाले वर्टिबल लेवल पे डायफ्राम को क्रॉस कर दिया। ठीक है, हम बात करते हैं T10 की। T10 पे भाई 2 स्ट्रक्चर क्रॉस करते हैं। ठीक है, एक तो हम अभी पढ़े हैं ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस क्रॉस कर रही है, दूसरी तुम्हारी वेगस। ठीक है, वेगस नर्व। तो वेगस नर्व और ईसोफेगस क्रॉस करती है T10 पे। ठीक है, बात करते हैं T12 के हाइटस की। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर क्रॉस करते हैं, तुम्हारी ओर्टा, ठीक है, और तुम्हारी थोरासिक डक्ट। ठीक है, थोरासिक डक्ट। तो हमें देखो, अभी हमने देखा है कि पेयर में है सब कुछ। ठीक है, T8 से 2 स्ट्रक्चर क्रॉस कर रहे हैं, T10 से 2 स्ट्रक्चर क्रॉस कर रहे हैं और T12 से 2 स्ट्रक्चर क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें याद कर लेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें कुछ एक रूल बता देता हूं कि कौन कौन सा एनाटॉमिकल लैंडमार्क हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जीआईटी में। और मतलब हम फॉर्मली कभी भी मैं तुमसे पूछूं तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसकी रूल ऑफ 4 की, कि एक C4 याद रखना है, ठीक है, एक T4 याद रखना है, और एक तुम्हें L4 याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं C4 की। C4 पे क्या होता है मेरे भाई, बाइफरकेट करती है तुम्हारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे डिवाइड करती है, C4 वर्टिबल लेवल पे कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर। कैरोटिड ट्राइंगल हम हेड एंड नेक में, जो ब्लड वेसल में थोड़ी सी कराऊंगा डिटेल से, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन कॉमन कैरोटिड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड करती है C4 पे। ठीक है, T4 पे डिवाइड करता है तुम्हारा ट्रैकिया।
ठीक है, कि राइट ब्रोंकस में और लेफ्ट ब्रोंकस में, ठीक है, जिसको हम अभी पल्मो वाले मॉड्यूल में आने वाले में पढ़ने वाले हैं। लेकिन T4 का हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे ट्रैकिया का, क्योंकि भाई ट्रैकिया की लोकेशन मतलब डिपेंड करती है अगर तुम सुपाइन पोजीशन में हो, ठीक है, या फिर तुम स्टैंडिंग पोजीशन में हो। ट्रैकिया की पोजीशन ऊपर नीचे हो जाती है बाइफरकेशन वाले की, जहाँ पे वो बाइफरकेट करता है, ठीक है, तो वो वेरी कर सकती है कि तुम सुपाइन में हो कि स्टैंडिंग में हो, ठीक है, तो उस चीज को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। L4 पे तुम्हारी डिवाइड करती है भाई ओटा, ठीक है, एब्डोमन ओटा, एब्डोमन ओटा यहाँ पे इलियाक आर्टरीज में डिवाइड कर रही है, ठीक है, राइट कॉमन इलियाक, लेफ्ट कॉमन इलियाक, ठीक है, तो यहाँ पे दो में डिवाइड करती है, तो ये L4। तो ये चीजें तुम्हें एनाटॉमिकल लैंडमार्क याद होने चाहिए, ठीक है। हम वापिस आते हैं इस पे, ईसोफेगस पे, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ईसोफेगस कहाँ से स्टार्ट हुई है, C6 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, कुछ एनाटॉमिकल कंस्ट्रक्शन है, हम उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि भाई ईसोफेगस में होता क्या है, मतलब कौन सी मसल से बनी है, ठीक है, कौन सा एपिथेलियम है इसके अंदर, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो ईसोफेगस को क्या करता हूँ मैं, तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, अपर वन थर्ड, मिडल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड, ठीक है। कहने का मतलब है, मैं ग्रीन से इसको मैं मतलब ग्रीन से कह रहा हूँ, हम रेड से तो ऑलरेडी कर रहे हैं, व्हाइट से कर देता हूँ, ठीक है, कि व्हाइट वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपर वन थर्ड है, ठीक है, जो बीच वाला पार्ट है वो क्या है, मिडल वन थर्ड है, ठीक है, और लोअर वाला पार्ट क्या है, लोअर वन थर्ड है। तो हम क्या करते हैं भाई, ये वन थर्ड जो डिवीजन हमने किया है, अपर वन थर्ड, मिडल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड, ये डिवीजन किया है मसल के बेसिस पे कि तुम्हारी ईसोफेगस में कौन सी मसल प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अपर वन थर्ड में प्रेजेंट होती है स्केलेटल मसल, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि हम इसको ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। यूज कहने का मतलब है, अगर एक बार तुम्हारा फूड ईसोफेगस में चला गया, चाहे अपर वाले में चला गया, लेकिन तुम फिर भी इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। हालांकि स्केलेटल मसल है, तुम इसको यूज कर सकते हो, स्केलेटल मसल तो वही है ना, वॉलेंटरी एक्शन, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार अगर C6 को अगर फूड क्रॉस कर जाता है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ये स्केलेटल मसल क्यों है, इस पर हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये स्केलेटल मसल है, ठीक है। बात करते हैं लोअर वन थर्ड, लोअर वन थर्ड बनता है भाई स्मॉल से यहाँ मसल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि भाई मिडल वन थर्ड क्या है, मिडल वन थर्ड होता है मिक्स, ठीक है, स्केलेटल प्लस स्मूथ का मिक्स, ठीक है। तो ये है तुम्हारी मिडल वन थर्ड इसोफेगस का। फिर हम बात करते हैं कि भाई हम और क्यों इनको लोअर वन थर्ड, अपर वन थर्ड या इनको क्यों क्यों पढ़ते हैं, हम इनको पढ़ते हैं मेरे भाई ट्यूमर के चांसेस में, कि भाई जो अपर टू थर्ड है, ठीक है, अपर टू थर्ड पे भाई मोस्टली जो ट्यूमर होते हैं इसोफेगस के वो होते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और जो लोअर वन थर्ड है वो फेमस होता है कि इसोफेगस के मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर्स हैं लोअर वन थर्ड के, ठीक है, वो होते हैं तुम्हारे एडिनो कार्सिनोमा,